अटेंडेंस कुछ पढ़ लेते हो, समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम अब तक? सर आप कल न्यूज़पेपर में बताए थे ना कि मतलब कैसे पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट है उसी को पढ़ना है। तो ट्यूटोरियल वाले पेज में ना मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसमें क्या मतलब दिमाग में रख के उसको पढ़ना होगा? जैसे कि कौन सा आर्टिकल आज तुमको प्रॉब्लमेटिक था या कौन सा इशू? जैसे आज आर्टिकल सर था द क्राइम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंस मस्ट एंड। रिपीट करो फिर से। The crime of enforced disappearances must end. किससे रिलेटेड था ये? सर ये कोविड सेकेंड वेव जो आ रहा है ना उससे रिलेटेड था। ओके। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? देखो ऑलरेडी कोविड के सर बारे में मतलब तो वो चीजें ऐसी थी जो कोविड से भी अलग थी, तो मतलब पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसको क्या मतलब क्या अप्रोच रख के पढ़ना चाहिए? आप ना क्या एक काम करना, वो जो आर्टिकल था, जो एडिटोरियल था, उसकी फोटो खींच के ग्रुप में ड्रॉप कर देना। मैं उसको एक बार देख के फिर आपको ब्रीफ करूंगा कि कैसे उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम? सर एडिटोरियल वाले पेज में मतलब जितना आर्टिकल्स रहते हैं सबको पढ़ना जरूरी है? वो आप डिसाइड करोगे, कोई भी 2 आर्टिकल पढ़ो उसमें से। कभी कभी ऐसा ओके होता है, वो थोड़ा रेयर ही है, कि सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन दैट केस यू कांट लीव एनी एडिटोरियल आर्टिकल, बट आप ना प्रायोरिटाइज करो कि इन पूरे जितने भी नंबर ऑफ एडिटोरियल्स हैं इसमें टॉप 2 टॉप 3 एडिटोरियल्स कौन से हैं, उनको करो। क्योंकि ओके देखो सर। यूपीएससी को एक पेपर में 20 क्वेश्चन बनाने होते हैं, यानी करंट अफेयर के उस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे मैक्स। तो ऑब्वियसली वो उन इवेंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है वो एडिटोरियल में बार बार आएंगे। ओके सर। और कोई तो सर क्वेश्चन और कोई डाउट? जो रिपीट हो रहा है उस पे ज्यादा फोकस करना है। हाँ, रिपीट जो हो रहा है वो समझो कि इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई, और फिर डेली डेली उसी को मत पढ़ो, क्योंकि 90% जो इन्फॉर्मेशन वो तो सेम ही रहेगा ना। कुछ हो यस सकता सर। है नए आर्टिकल में अप्रोच एक अलग हो, एक कुछ ज्यादा वो प्रोज बता रहे हो या ज्यादा कॉन्स बता रहे सर हो। अगर उसको पढ़ते भी है तो उसको कम टाइम देख के मतलब थॉरली बस ऐसे पढ़ जाना। हाँ हाँ, उसमें बस ये सोचो कि कहाँ से कुछ नया मिल रहा है। ओके सर। सर कल पढ़ा रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, तो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में सब कुछ पढ़ना होगा इसमें? नहीं यार, उतना आपको नहीं पढ़ना। देखो आपको पढ़ना क्या है उसमें, कि सबसे पहले तो आप जानो ना कि कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है? एक जनरल उनका ओवरव्यू लो कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप एक जनरल ओवरव्यू लो कि इंडिविजुअली नहीं, ओवरऑल, कि इनके बेटरमेंट के लिए, इनके मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रही है। जैसे एक समाधान डॉक्ट्रिन आई नक्सल को कंट्रोल करने के लिए, नक्सल एरियाज में। तो उसमें देखो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के मैंडेट्स क्या हैं, या फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है जो सशस्त्र सेना बल एसएसबी है। तो अगर जनरली क्या होता है ना कि कभी आपसे नहीं पूछेगा कि डिस्कस द मैंडेट ऑफ सीआरपीएफ, डिस्कस द मैंडेट ऑफ आईबी, ये सब एक जनरल ओवरव्यू लो। और जब बात इंटरनल सिक्योरिटी की होगी तो आप उसमें एक अपना अप्रोच ऐड कर देना, एक पॉइंट ऐड कर देना कि वी नीड टू मॉडर्नाइज एंड सेंसिटिवाइज अवर डिफेंस फोर्सेस फॉर बेटर रिजल्ट, ऐसा करके कुछ एक प्रॉमिसिंग इन नोट उस पर ड्रॉप कर देना। आपको नहीं पढ़ना है कि सीआरपीएफ का स्थापना कब हुई, इसकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब सॉरी ये कहाँ कहाँ इनके सेंटर्स है, इसका डायरेक्टर कौन होता है, इस पे एलिजिबिलिटी क्या है लोगों को ज्वाइन करने की, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है। एक ओवरव्यू लेना है कि ये फोर्सेस हैं, इनको रिफॉर्म की जरूरत है कि नहीं है, कहाँ कहाँ इनको यूज करते हैं, ऐसे समझ लो आप। ओके सर। और कोई डाउट? चलो स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस पेपर नंबर 4। देखो दिस पेपर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, एट द सेम टाइम बहुत बोरिंग है अगर आप
इसको समझदारी से नहीं पढ़ते हो तो। और ये चारों जीएस पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है। people sometime got 150, 155, 160 marks 250 में। अब आपको लग रहा होगा कि 250 में 150 तो बहुत कम है, बट बिलीव मी 150 टॉपर्स के आते हैं, और वो भी सिर्फ इस पेपर में। पेपर 1, पेपर 2 में आप 100 ला दो, दैट इज मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट। पेपर 3 में आपको 120, 125, 130 तक मिल जाते हैं, बट पेपर 4 इज समवेयर यू कैन इजीली स्कोर 130, 140 अगर आपके पास स्किल है तो। और इस पेपर में मैं आपके साथ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, इसमें मैं आपको पूरा एक मतलब आपको टास्क दूंगा कि आपको करना क्या है। इसमें बेसिकली क्या है ना, देखो कि फिलोसफी आपको कुछ पार्ट मिलेगी, कुछ साइकोलॉजिकल पार्ट मिलेंगे, कुछ सोशियोलॉजी के पार्ट मिलेगी, और कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट मिलेगा। कि बेसिकली आपकी जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक सिविल सर्वेंट को कैसा होना चाहिए, हम यहाँ पे ये पढ़ते हैं। इस पेपर से वो आपका अप्रोच चेक करते हैं कि सच में आपके अंदर एक पॉजिटिव अप्रोच है कि नहीं, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है कि नहीं, आपके अंदर इम्पैथी है कि नहीं, आप कंपैशनेट हैं कि नहीं। ये सब सारी चीजें इस पेपर में आपको समझनी होती हैं। तो देखो कुछ इसमें टर्म्स है यहाँ पे, देखो आप सब नोट करते रहो। एथिक्स, वैल्यूज, हॉटस्पॉट ऑफ कर, कोई और ले लेते हैं। एटीट्यूड, क्या टू सेटअप लिखा है, एप्टीट्यूड, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एथिक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, एम्पैथी, EMPATHY, एम्पैथी, ट्रांसपेरेंसी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एथिक्स, वैल्यूज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एम्पैथी, टॉलरेंट या टॉलरेंस, कंपैशन, ट्रांसपेरेंसी, मोरालिटी, मोरालिटी, MORALATY। कोई एक लोग रिपीट करो पूरा जो मैंने बताया। मोरालिटी। ओके, जो मैंने आपको सारा बताया, कोई एक लोग पूरा रिपीट करो। एथिक्स, वैल्यू, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, मोरालिटी। मोरालिटी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मैंने आपको बताया था। यस सर। आप लोग क्या करोगे, सारे के सारे लोग इन सब वर्ड का मीनिंग क्या होता है 2 लाइन में, और आपका इस पे क्या व्यू है, कैसा होना चाहिए, ये सब लोग लिख के ग्रुप में शेयर करोगे आप। इन सारे जो मैंने आपको वर्ड्स बताए, इनका डिफिनीशन, मतलब एकदम रेडीमेड डिफिनीशन, और आपका क्या कहना है उस चीज पे, नॉट मोर देन 1 or 2 लाइन ऑन ईच टॉपिक। जैसे देखो एटीट्यूड क्या होता है, आप डिफिनीशन चाहे आप गूगल करना चाहो या फिर जहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले, कोई बुक पढ़नी चाहो, आप उसको देखना। 2 लाइन में मैक्सिमम आपका डिफिनीशन होगा, और आपका क्या कहना है इस चीज पे कि लोगों के अंदर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड होना चाहिए। वैल्यूज का डिफिनेशन आप लिखोगे, उसके बाद बताओगे कि वैल्यूज कैसी होती हैं, टाइप्स ऑफ वैल्यूज क्या होती हैं। ये आप सब लोग रात में या कल मॉर्निंग तक ये करोगे। आप जब इतनी चीजें कर लोगे ना, उसके बाद हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और बिलीव मी, ऐसा पेपर है कि मैंने जितना बताया, अगर आप उतना कर लोगे तो फिर आप सिर्फ आपको रिवीजन करना होगा, फिर आपको अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा इस पेपर में। ये बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है, आप राह चलते आप चीजों को देखते देखते सीख सकते हो।
जैसे इसमें है एक और वर्ड आप नोट कर लो, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी, ये पार्शियलिटी का जस्ट अपोजिट है, इम्पार्शियलिटी। एक और वर्ड उसको एक और वर्ड लिखो, न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल वर्ड से बना है न्यूट्रलिटी, ठीक है। इन टर्म्स को आप देखोगे ना, अगर ये चीजें आप जैसे एग्जांपल न्यूट्रलिटी या फिर इम्पार्शियलिटी की बात करें, तो सोचो एग्जाम में डायरेक्टली 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज इम्पार्शियलिटी, डिस्कस एनी इवेंट ऑफ योर लाइफ where you think that impartiality is key to development, is key for the development of character। तो इसमें ना आपको क्या करना है कि जो आप अभी मैंने बताया वो डेफिनेशन को याद करके जाओगे, उसको लिखोगे वहां पे, और उसके बाद फिर कोई एक अपना इवेंट अपनी लाइफ से, जैसे आप कह सकते हो कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं अंपायरिंग कर रहा था, और अंपायरिंग करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि जो आदमी वहां पे अंपायर बना है वो इम्पार्शियल हो। इम्पार्शियलिटी से क्या होगा कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ गलत और सही देखना है, आपके ऊपर किसी और का प्रेशर नहीं है। आप इम्पार्शियल रहोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है। आपको जब रिस्पेक्ट मिलेगा तो ऑब्वियसली आपको ये खुशी, इसी से हैप्पीनेस मिलेगी। आप अगर इम्पार्शियल रहोगे तो आपकी बात की वैल्यूज वहां पे बनेगी, जब वैल्यूज बढ़ेगी बात की तो ऑब्वियसली आपको फिर मतलब आपका ये धीरे धीरे आपके ये एटीट्यूड में आ जाएगा, और जब एटीट्यूड में वो चीज आ जाएगा तो आप यू विल स्टार्ट डूइंग दोज थिंग इवन नो वन इज वॉचिंग यू। फिर वो आगे आपके एप्टीट्यूड को करेक्ट करेगा, और ये सारी चीजें जब करेक्ट होंगी तो वो आपके नेचर में, आपके कैरेक्टर में दिखने लगेंगे। तो आपको कुछ ऐसा आंसर वहां पे लिखना होगा। इसलिए सारे के सारे जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इनका आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिखना, और आपका क्या अपना ओपिनियन है ये आप बताओगे। एक बार फिर से आप कोई रिपीट करो, आइदर स्नेहा और प्रगति, जो लोग भी सामने जो स्क्रीन पे दिख रहे हो, कोई भी मैंने जो बताया उसको रिपीट करो। ethics, attitude, aptitude, empathy, tolerance, compassion, morality, impartiality, neutrality। न्यूट्रलिटी। कोई डाउट So इसमें? value was missing. हाँ, वैल्यूज भी मैंने बोला था, वैल्यूज भी लिख लो। ओके सर। ठीक है, आप ध्यान से देखो, इस सिलेबस को पढ़ो। देखो यहाँ लिखा क्या हुआ है, रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। अब सोचो कि इसमें कोई किताब क्या पढ़ाएगी आपको, अपनी फैमिली से क्या वैल्यू सीखने को मिलती है। ये किताब पढ़ने की जरूरत है, ये तो हमको अपना एक्सपीरियंस लिखना है कि हमारी फैमिली हमको सिखाती है कि ऑनेस्ट होना चाहिए, हमारी फैमिली हमको सिखाती है कि सच बोलना चाहिए, हमारी फैमिली हमको सिखाती है कि बड़ों के लिए रेस्पेक्ट और छोटों के लिए कंपैशन रखना चाहिए। ये ऐसा पेपर है, सोचो, ठीक है। उसके बाद लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट, मतलब ये ऐसा पेपर है कि जिसको बिना पढ़े नहीं, आई विल नॉट से दैट थिंग कि बिना पढ़े। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर से या फिर जो मूवीज हैं, आपको हमेशा कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा मिलता रहेगा, उसको आप क्लिक करते रहो कि मैं इसको कैसे वहां पे यूज कर सकते हैं। आप लोग ना एक मूवी देखना, न्यूटन, देखा किसी ने? नो सर। नो सर। राजकुमार राव की एक मूवी है न्यूटन, NEWTON। ये इलेक्शन पे बेस्ड है। आप एक बार उस मूवी को देखना, और देखना कि आप कई चीजें उसमें सीखोगे उस आदमी से, कि उसका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव था, वो कितना ऑनेस्ट था, और यहाँ तक कि उसको गलत करने के लिए चांस मिला, लोग सपोर्ट कर रहे थे वहां जो CRPF के पर्सनल्स थे कि आप गलत करो, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। लेकिन वो आदमी तब भी उसने सच का साथ नहीं छोड़ा। तो जब ना आप एग्जाम में ऐसे डेफिनेशन लिखते हैं तो आप सीधे लिख सकते हो, डायरेक्टली कोट कर सकते हो मूवी को, कि इनफैक्ट उस मूवी में भी ऐसा दिखाया गया और अल्टीमेटली उसकी विक्ट्री, उसको अपलॉड किया गया, उसको सल्यूट किया गया, लोगों ने उसका एक्टर को पसंद किया। ये सब चीजें भी आप लिख सकते हो।
तो ये पेपर ऐसा है ना कि 24/7 आपके माइंड में ये सारे पॉइंट्स रन करने चाहिए। आपके अगल बगल कोई इवेंट होता है, कोई आईएएस, कोई प्रधान, कोई टीचर, कोई वाइस चांसलर कुछ बहुत अच्छा काम करता है, तो आप उसको नोट कर लो, आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे अब सोचो कि इसमें एक लाइन ऐसा आ जाएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि लाइक एक मुहावरा है ना कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लाइक अकेले कोई कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता। एक ऐसा कोट आ जाएगा, लिखे और आ जाएगा कि लिखो इसके बारे में 12 नंबर में 12 मार्क्स में। तो आप सीधे फिर ऐसे एग्जांपल्स आपके माइंड में आओ, जैसे आर्मस्ट्रांग पेमे, ये आईएएस थे और मणिपुर कैडर में थे ये। तो ये एक ना मतलब आप गूगल करना आर्मस्ट्रांग पेमे, ये मणिपुर में इनकी पोस्टिंग थी, और जहाँ पे जो एरिया इनका था वहां पे रोड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। रोड का जो कंस्ट्रक्शन था वो एकदम खराब था, रोड थी ही नहीं वहां पे। तो गवर्नमेंट के इन्होंने कई बार लिखा कि रोड की प्रॉब्लम है, जो आईएएस उन्होंने लिखा, ही वाज जस्ट 3 बैच सीनियर टू अस, तो उन्होंने कई एप्लीकेशन लिखे गवर्नमेंट को। बट अब ये चीजें जैसे आप भी जानते हो गवर्नमेंट का प्रोसेस काफी स्लो चलता है, तो उन्होंने बिना किसी का वेट किए फेसबुक पे एक प्रोफाइल बनाई और पीपल को बोला कि आप मेरे को फंड करो। मतलब उनसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम है, आई वांट टू मेक दिस रोड। तो अपने फ्रेंड्स को बोला, लोगों से बोला, सबको इकट्ठा किया, और जो वहाँ लोकल थे उन्होंने बोला कि देखिए वी आर नॉट वेरी रिच बट वी कैन प्रोवाइड यू लेबर सपोर्ट। अब वहाँ के लोग फ्री में काम करने लगे, और वो फिर एक पूरा कंप्लीट रोड बना, काफी आई थिंक कई किलोमीटर्स में, और उस रोड को नाम दिया गया पीपल रोड। ठीक है, तो देखो एक आदमी ने उतना सारा चेंज लाया। सिमिलरली अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी मांझी द माउंटेन मैन, देखी किसी ने? यस सर, मांझी द माउंटेन मैन। यस सर, देखिए सर। तो देखो उनके मतलब यस सर देखें। उनकी वाइफ की डेथ हो गई, बीच में पहाड़ था, उस पार अस्पताल था, जा नहीं पाए, तो उन्होंने अकेले पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो जैसे मूवीज देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, यू कैन लर्न एनीथिंग। और कोई भी उस तरह की बायोग्राफी पढ़ो, अच्छी अच्छी मूवीज देखो। मूवीज अच्छी इन द सेंस कि जहां से तुम्हें लगे कि मैं कुछ सीख सकता हूँ। एक ऐसी मूवी आई थी नील बटे सन्नाटा, ठीक है, अभी न्यूटन थी, उसके बाद ये सारी मूवीज हैं। तो जो भी सोशल इश्यूज, जैसे एक मूवी बहुत पहले आई थी लज्जा, ये वुमेन इश्यूज पे बेस्ड थी। तो ये सब जैसे ना जो भी मूवी आप देख रहे हो, अब आपके पास एक और रीजन मूवीज देखने का, अच्छी मूवीज देखने का मिल गया कि like how can you use those events, how can you use those quotes to enrich your answer। ठीक है, और हो सकता है आपको कोई ये कहे कि मूवीज वगैरह का लिखोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ये एकदम गलत है। क्योंकि आप लाइफ जो सिनेमा इज व्हाट, इट्स जस्ट अ मिरर ऑफ सोसाइटी, इट्स रिफ्लेक्ट व्हाट वैल्यूज एंड व्हाट सिस्टम इज गोइंग ऑन इन सोसाइटी। तो आप उसको कोट करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो वहां पे। तो ये चीज यहां तक आपका ये हो जाएगा, और ये यहां तक आप लोग बार बार पढ़ना इस चीज को कि डायमेंशन ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट पब्लिक अफेयर, क्या मतलब है उसका, लेसन फ्रॉम लाइफ एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर्स, जो बड़े बड़े हमारे नेता हुए हैं, गांधी जी, मंडेला और अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, नेहरू जी, या लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, जो भी मतलब जो बड़े अच्छे बड़े लोग हुए, और भगत सिंह। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहां से उन पॉइंट्स को लेना कि कैसे हम उनसे क्या सीख सकते हैं, हम नेल्सन मंडेला से क्या सीख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि मैं एक आप लोगों से बुक शेयर करूंगा, उसमें जो काफी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स रहे हैं उनके बारे में एक पैरा दिया हुआ है, और उनका मेन पॉलिटिकल थॉट क्या था, उनका जो सोशल थॉट क्या था उसके बारे में उसमें मेंशन है। उसके अलावा आप देखोगे हिस्ट्री में आप पढ़ोगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इंटेलिजेंसिया का क्या रोल था, वोल्टेयर थे, रूसो थे, तो उनके बारे में आप देखोगे। सिमिलरली अमेरिकन रिवॉल्यूशन में वहाँ के इंटेलेक्चुअल का क्या रोल था। तो आप इन चीजों को वहां से कोरिलेट कर सकते हो। उसके बाद देखो रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी और इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज, तो अब आपको समझना होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज नॉट जस्ट अबाउट टीचर। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अपने फेलो कलीग से भी सीख सकते हो, आप अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से भी सीख सकते हो, आप अपने ऑफिस के क्लर्क से भी सीख सकते हो,
आप उसमें काम करने वाला सबसे छोटा यूनिट है, आप उससे भी सीख सकते हो। तो कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे कि व्हाट आर द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज इन यू, तो सिर्फ टीचर्स तक लिमिट मत रखना, उसको जितने डायमेंशन से दे सकते हो कि हमने अपने फेलो क्लासमेट से ये सीखा, हमने अपने मतलब सीनियर से ये सीखा, अपने जूनियर से ये सीखा, तो ऐसे करके। सिमिलरली यहाँ पे देखो बिहेवियर क्या है, मोरालिटी क्या है, सोशल इन्फ्लुएंस क्या है, परसुएशन क्या है, ये सब सीखोगे। इसके बाद देखो एक सिविल सर्वेंट और सिविल सर्विसेज की वैल्यूज उसके अंदर क्या क्या होने चाहिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए, ट्रुथ होना चाहिए, और जो मैंने एक लाइंस तुमको बताया कि इम्पार्शियलिटी, न्यूट्रलिटी, एम्बिग्विटी, ये सब चीजें होनी चाहिए। और अब देखो कंपैशन होना चाहिए टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अब यहां तक आप खुद से एक बार पूरा पढ़ोगे और लिखोगे, इस पर फिर से डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस तो सबको पता है, और इसका जो पैरामीटर्स को बोलते हैं आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट। बट नाउ इट्स टाइम ऑफ ईक्यू, इमोशनल कोसेंट। आप तीन चीजें खुद से इसको भी पढ़ोगे, आईक्यू, ईक्यू, और हमारे फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कलाम, उन्होंने एक वर्ड यूज किया एलक्यू, लव कोसेंट। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आईक्यू, ईक्यू एंड एलक्यू? इसको आप लिखोगे कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन आप नोट करो, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, डिस्कस या राइट और राइट एनी इवेंट of your life where you think you have used your emotional intelligence to solve the problem. मैं रिपीट कर रहा हूं, what is emotional intelligence? Write any event from your life where you think you have used your emotional intelligence to solve the problem. अब देखो, इतना आप खुद से करो और इसको हम हमेशा करते रहेंगे। आपके कोई भी, आप कभी भी आपसे मिलेंगे भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन। इसके बारे में जितने बार जितने लोगों से डिस्कस करोगे आपको उतनी नॉलेज मिलेगी, जितनी बुक्स पढ़ोगे आपको उतनी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी। अब देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर। अब ये फिलोसफी का पार्ट आ गया। जो थिंकर हैं जैसे सोक्रेटिस हैं, अरस्टो हैं, प्लेटो हैं, बुद्धा हैं, जैन हैं, महावीर जैन हुए हैं, गांधी हुए हैं, और रूसो हुए हैं, वोल्टायर हुए हैं, जॉन रॉल हुए हैं। कुछ सेलेक्टेड थिंकर हैं 15-20 इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड के। उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है सोसाइटी के डेवलपमेंट में, मोरालिटी, और मतलब जो उनकी जो टीचिंग्स रही हैं वो क्या रही हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको 30 से 35 पन्ने का एक बुकलेट शेयर करूंगा, आपको उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो ये जितनी चीजें तुमने पढ़ी, आगे वाले पार्ट में जस्ट उसी को अप्लाई करना है। इन चीजों को अप्लाई करना है सिविल सर्विसेज में। देखो पूरा इसको पढ़ो ध्यान से। पब्लिक सिविल सर्विसेज, वैल्यूज इन एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेटस, प्रॉब्लम, डायलेमा इन गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, रेगुलेशन, कंसाइंस, ethical and moral values in governance, ethical issues in international relation and funding। तो जब आप ये चीजें पूरी पढ़ लोगे ना, तो उसी का एप्लीकेशन यहाँ पे आपको पढ़ना है इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, एक सिविल सर्वेंट के ऊपर, गवर्नेंस में, गवर्नमेंट में, डे टू डे वर्किंग में, हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में, हमारी कारपोरेट और प्राइवेट गवर्नेंस जो है उसमें। ठीक है, ये सारे जो अलग अलग सोसाइटी के पार्ट होते हैं उसको कैसे इन जो एवं जो वैल्यूज हैं, जो सिस्टम जो मैंने आपको बताया, उसका एप्लीकेशन हमें पढ़ना है। तो आप जब ये चीजें खुद से तैयार कर लोगे डेफिनेशन, तो आप अपने आप सोचना स्टार्ट करो कि इज गवर्नमेंट फॉलोइंग दोस थिंग्स। जैसे एग्जांपल देखो कि कंपैशन टुवर्ड वीकर सेक्शन। अभी वैक्सीनेशन हो रहा है, वैक्सीनेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता तो क्या होता कि सारे हम ही लगा लेते और गरीब लोग वैसे बैठे रह जाते। तो इसका मतलब यस, गवर्नमेंट इज थिंकिंग टुवर्ड्स द पीपल who belongs from weaker section, so we can say that government is compassionate। ठीक है,
ऐसे समझो, मतलब जो भी चीजें आप इनको पढ़ोगे ऊपर से, एथिक्स से लेके एकदम पूरा फिलोसफी तक, उनका इम्प्लीकेशंस हमेशा अपने लेवल पे देखो, सोसाइटी के लेवल पे देखो, स्टेट के लेवल पे देखो, कंट्री के लेवल पे देखो, ग्लोब के लेवल पे देखो, एक सिविल सर्वेंट के पर्सपेक्टिव से देखो, एक गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से देखो। देखो आगे भी जस्ट वही है, यहां तक ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है गवर्नेंस में, फिलोसफिकल बेसिस क्या है गवर्नेंस का, और इसके बाद आपको एक एक्ट पढ़ना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसमें आपको 10-12 पॉइंट्स है, वो पढ़ना होता है। इसके अलावा मेन पॉइंट कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। कोड मतलब क्या होता है ना, कि समझो किसी भी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। जैसे एथिकल स्टैंडर्ड को इकट्ठा करके आपने कहा कि एक सेट ऑफ रूल बन गए, तो दिस इज कोड, दिस इज कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। सिटीजन चार्टर, इसके बारे में भी आपको 2 पेज का पढ़ना होगा। वर्क कल्चर क्या होता है, पब्लिक सर्विस डिलीवरी कैसी है, जैसे कोई भी स्कीम लॉन्च हुई वो आपके पास कैसे, किस फॉर्म में मिल रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये हम पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी में। उसके अलावा आपने पढ़ा था इकोनॉमी में गवर्नमेंट बजटिंग, तो बजटिंग मतलब गवर्नमेंट कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से पैसे जाएंगे। अब इसी को हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि पब्लिक फंड जो है, जो गवर्नमेंट के पास पैसे, उसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है या खर्च कर रही है तो उसके माइंड में क्या चीजें रन करनी चाहिए, ये यहाँ पे थोड़ा सा हम फिलोसॉफिकल बेसिस देंगे। और लास्ट में सबसे ये है कि करप्शन क्या होता है, उसके प्रॉब्लम क्या है। देखो ये पेपर होता है आपका 250 मार्क्स का। अभी तक मैंने आपको जितना बताया इतना, इसमें से आपको 125 मार्क्स से क्वेश्चंस आएंगे बस। और 125 मार्क्स का होगा आपके पास केस स्टडीज। केस स्टडीज में क्या होता है कि आपको ना एक आधे पन्ने का, एक पन्ने का एक केस बना के देंगे। जैसे बताएंगे कि सपोज कौन कौन है यहाँ पे, सपोज स्नेहा एंड अनामिका दे आर वेरी, अब ये ऐसा स्टोरी वहां पे होगा कि स्नेहा एंड अनामिका दे आर वेरी गुड फ्रेंड, और एग्जामिनेशन चल रहा है। स्नेहा के घर में काफी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाई, और अभी अगर वो अपने बीएससी या एमएससी के एग्जामिनेशन में पास नहीं होती है तो उसकी शादी फिक्स है, और अगर ये पास नहीं हुई तो उसकी शादी रुक सकती है और उसके घर में और प्रॉब्लम हो सकती है। स्नेहा और अनामिका साथ में एग्जामिनेशन दे रहे हैं। अनामिका ने बीच में ऑब्जर्व किया कि स्नेहा चीटिंग कर रही है, तो अब पूछेगा कि सपोज यू आर अनामिका, आप क्या करोगे, टीचर्स को इन्फॉर्म करोगे, अनामिका को वो करोगे, मतलब 3-4 सिनेरियो बताएगा कि आपका क्या डिसीजन होगा, और जो डिसीजन होगा वो क्यों होगा। तो कहने का मतलब एक हाइपोथेटिकल स्टोरी क्रिएट करेंगे, एक पन्ने आधे पन्ने का, उससे आपको आप उसमें प्रॉब्लम्स देंगे और उसको आपको सॉल्व करना होता है। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि लाइक कौन कौन है, ईशा एंड प्रगति, दे आर वेरी गुड फ्रेंड, और प्रगति का एक प्राइवेट फर्म है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है जिसमें ईशा काम कर रही हैं, और इनकी जो इंडस्ट्रीज है इनसे ये क्या है कि जो भी प्रगति की इंडस्ट्री है, ये जो पोल्यूशन कंट्रोल के नॉर्म्स होती हैं उसको फॉलो नहीं कर रही है। अगर ईशा ने प्रगति को बोला कि आप ये सब नॉर्म्स फॉलो करें, तो प्रगति ने ईशा को बोला कि ये नॉर्मल चीजें हैं, हर कोई यही करता है। बार बार ईशा के समझाने पर भी प्रगति उस चीज को अपनी पॉलिसी में इंप्लीमेंट नहीं करती, और प्रगति की इस इंडस्ट्रीज के से क्या हो रहा है, जो एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं, वो गाँव के अगल बगल के जो लोग हैं उसके हेल्थ पे उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो ईशा को क्या करना चाहिए, अगर वो इनके अगेंस्ट कंप्लेन कर देंगे तो पूरी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। कहने का मतलब ना, कुछ आपको डायलेमा वाली सिचुएशन देते हैं कि आप अपनी दोस्ती को चूज करोगे कि सोसाइटी को चूज करोगे, तो कुछ आपको प्रॉब्लम देंगे और उससे आपको रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और वो आपको सॉल्व करने होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर जीएस पेपर 4 as well as it is all about your general studies so far UPSC is concerned. पेपर 4 में कोई डाउट आपको? नो सर। ये पेपर तो अच्छा है सर, इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और इसको देखो, लड़के लड़कियां गलतियां करते हैं, जैसे हमने भी मिस्टेक्स किए थे कि हम इसको इजी समझ के छोड़ देते हैं, मेन से 10 दिन पहले पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमेशा इसको एसेंशियल, मतलब इस
पेपर के साथ आपको जीना है, और इस पेपर में जितने आप अच्छे राइटर्स को पढ़ोगे, अच्छी मूवीज देखोगे, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ोगे, अच्छी बायोग्राफीज पढ़ोगे, वो सब आपको यहाँ पे हेल्पफुल होंगे। कोई डाउट? सर तो दिस वाज ऑल अबाउट योर जीएस पेपर। अब आप क्या चाहते हो कि मैं मतलब कल आपको आपसे किस बारे में मैं डिस्कस करूं? कल किस बारे में डिस्कस करें आपसे? और मैंने पहले भी कहा था कि आई विल जस्ट सपोर्ट यू, आई विल नॉट टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। एक बार मैंने सिलेबस ब्रीफ कर दिया, इसके बाद आपको पढ़ना है, बीच में आप जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा आई विल हेल्प यू आउट, बट आई विल नॉट लाइक आपको मैं हाथ पकड़ के आपको मैं पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। मैं आपको एक चीज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि देखो आज हम ज्योग्राफी में आपको वोल्केनिक इरप्शंस बताएंगे, ये करेंगे। आई विल टेल यू की सोर्स क्या है, उसके बाद आपको जो भी प्रॉब्लम होगी यू कैन डिस्कस विद मी। तो कल आप क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है, क्या डिस्कस करें हम आपसे? बोलो बोलो बोलो। कीर्ति, कल क्या डिस्कस किया जाए? लव जी आप अपने मन से चुन लीजिए इन लोगों के लिए बेस्ट क्या रहेगा। ये लोग अभी पूरा नेव है, नाइव है। ओके, कल मैं आपको बताता हूँ न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, ठीक है? यस मैं कुछ सेलेक्टेड आर्टिकल चूज करूंगा, यस सर। उसके बाद बता देंगे क्या अप्रोच होना चाहिए आपका पढ़ने के लिए, सर ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर, उसको भी कल थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम है? कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा पार्ट है, आपको प्रॉब्लम क्या आप ये बताओ तुम लोग। कुछ अमेंडमेंट्स है, उसके जो फीचर्स है उनमें से मतलब क्या डील करना और क्या नहीं, वो बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट है। ऐसा होना नहीं चाहिए, आपको उतने अमेंडमेंट्स को डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब बस अमेंडमेंट तो बस आपको याद रखना है कि ये अमेंडमेंट हुआ और कुछ बहुत बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ तब पढ़ना है। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, फोर्थ अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है। ले लेंगे, उसको भी डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो कल हम ओके आपसे डिस्कस करें। यस सर। यस सर। यस फिर कल मिलते हैं 9 o'clock ओके and सर। happy Eid to you all. यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, गुड sir. नाइट। सेम टू Good यू night, सर। sir. ठीक है लव जी। सर इस पे पैराग्राफ लिखना है, एथिक्स वैल्यूज, या फिर अपना बस पॉइंट ऑफ व्यू देना है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक पैरा से ठीक ज्यादा है किसी सर। भी टॉपिक पे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलो, ओके बाय। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।